आज का वो भारत नहीं है। जब दुनिया हमला कर रही है आप पर, तो आप दूसरे देश के आगे हाथ जोड़ रहे हो कि भाई अपना कोई बेड़ा भेज दो, हमें बचा दो। आज भारत खुद अग्नि चलाता है, सैटेलाइट का बादशाह है, साइंस टेक्नोलॉजी का है। तो आज का भारत दिक्कत लोगों को ये हो रही है। वांगचुक को जो अभी डाला है, इन्होंने एक भाषण दिया है जिसमें कहा कि श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, बांग्लादेश का दिया, नेपाल का। अरे भाई तुम भूल गए ये भारत है। इन्होंने एक बात कही कि इनका गुस्सा फूट गया। अरे भाई गुस्सा तो हमारा भी फूटता है जब तुम देश विरोधी बातें करते हो। राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी सौहार्द को अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बहाने से डिस्टर्ब करता है तो उसकी जगह जेल है, बाहर नहीं हो सकती है। मैं ऐसा मानता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं रिटायर्ड कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देवानंद जी। आप जैसा कि जानते हैं कि लद्दाख में स्टेटहुड की मांग जोरों पर चल रही है और उसी को देखते हुए इस मूवमेंट को लीड कर रहे सोनम वांगचुक को एनएसए लगा करके गिरफ्तार कर लिया है और अभी उन्हें जोधपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा कि जो सोनम वांगचुक, जिसे कभी एक हीरो माना जाता था, एजुकेशन में उनके रिफॉर्म के तौर पर पहचान थी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, वो भी एनएसए में। तो कुछ लोग उनकी गिरफ्तारी की गई है उसका विरोध भी कर रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कहा कि उसको हीरो मानते हैं। मैं नहीं मानता ये बात, आपका कथन सत्य है। अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा पुण्य का काम कर रहा हो, राष्ट्र हित के कर रहा हो, तो एनएसए तो मैं मानता हूं सरकार कभी भी नहीं लगा सकती। नहीं, एक समय था जब तो उनके जो एजुकेशन रिफॉर्म हुए थे उन पर मूवी भी बनाई गई और जिस तरीके से उन्हें कई उपलब्धियां मिली, कई जगह से अवार्ड भी मिले उन्हें। मैं क्योंकि ये लद्दाख से जुड़ा मामला है, सोनम वांगचुक पे मैं बाद में आऊं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा कि लद्दाख एक ऐसी जगह है जिसका इतिहास जानना जरूरी है। बिल्कुल, आपने तो काफी लंबा समय लद्दाख में बिताया है। और क्योंकि मैं सेना के दौर में वहाँ रहने का मुझे मौका मिला, वहाँ लोगों से मिलने का मौका मिला। देखिए, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भारत का जब विभाजन होता है 47 के अंदर, जो जम्मू कश्मीर का राज्य था भारत में, उसका 27 अक्टूबर को विलय होता है। 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1947 को। और उस समय कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा कर लेता, जिसको आजकल हम POK कहते हैं। और फिर 1962 के अंदर जो लद्दाख का इलाका है उसके ऊपर चीन कब्जा कर लेता है, जिसको हम एक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि जो जम्मू कश्मीर का टोटल करीब 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें 1 लाख के आसपास भारत के पास है, उससे ज़्यादा कब्जे के अंदर है। और उसके अंदर भी जब 62 का अगर देखें, लद्दाख पर अगर आए तो हम लेह लद्दाख और कश्मीर का हिस्सा माना जाता था। और दुर्भाग्य ये रहा कि अगर इतिहास में जो कब्जा दुश्मन ने कर लिया वो तो कर लिया, पर जो भारत के कंट्रोल में आज है वो करीब 1 लाख के आसपास है। उसमें ये समझना पड़ेगा कि जो कश्मीर सेंट्रिक 370 और 35A की आड़ में जो कश्मीर में सरकार चलती थी, वो सरकारें क्या करती थी, क्योंकि लद्दाख एक दूर दराज का इलाका था, जाने के रास्ते नहीं थे, सर्दियों में जो दर्रे हैं वो बंद हो जाया करते थे और कोई टनल थी नहीं। तो वहाँ बेसिकली डेवलपमेंट, वो जो पैसा केंद्र का था या सरकार का था, कभी वहाँ गया ही नहीं था लद्दाख वाले एरिया में। और जैसे मैंने बताया कि लद्दाख ऐसा इलाका है जहां -30-40 रहता है, चीन ने आधे पे कब्जा कर लिया है। अब मैंने 35A और 2019 से पहले की बात है। 2019 आते आते बहुत सारे हम महसूस कर रहे थे, सुरक्षा के नजरिए से भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। लद्दाख का कभी फायदा नहीं हुआ और तो उठाने के बाद इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो लद्दाख के लोग भी चाहते थे कि भाई हमें कश्मीर से आज़ादी दिलाओ। पर 2-4 यूनियन टेरिटरी बनाया। हाँ, यूनियन टेरिटरी स्टेट का तो कोई सपना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ न जनसंख्या है न वहाँ उनके पास संसाधन है। वो भी बनाने के लिए जिस सोनम वांगचुक का नाम ले रहे हैं, उनके पिताजी कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उन देशद्रोही सरकारों के साथ। तब तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। पर चलिए, भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया, 370 हटा, 35A हटा और लेह लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। अब उसके अंदर आज के दिन 2011 का अगर आंकड़ा हम माने तो लेह लद्दाख की पॉपुलेशन 2,75,000 पॉपुलेशन है।
और एरिया जो भारत के जो हमारे कब्जे में है वो 59,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 59,000 स्क्वायर किलोमीटर। उसके अलावा उसका बड़ा इलाका कब्जे में है, पाकिस्तान के भी है, वो ये हाँ मैं सामरिक दृष्टि से बता रहा था, ये एकमात्र हमारा ऐसा इलाका है जो चीन के साथ भी है, उसका LAC के साथ भी इलाका लगता है। LAC के साथ 1600 किलोमीटर 1597 प्रिसाइज, और LOC के साथ भी इनका जो पाकिस्तान के साथ है लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके साथ भी हमारा इलाका लगता है। तो इसका महत्व समझिए, दो दुश्मन देश के साथ इसकी बाउंड्री, दोनों ने इसके इलाके पे कब्जा कर रखा है। एक ने 47 में किया, एक ने 62 में किया, और उधर से दुश्मन इस पे ऊपर और नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि लेह लद्दाख में जो मिट्टी है वहां पर बहुत जिसको कहते हैं मॉडर्न जमाने में हम रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और दूसरा वहां जो हमारे क्या बोलते हैं उनको हम ग्लेशियर्स, तो वहां से जो पानी का उद्गम होता है वो पूरा इंडस नदी कहो या चीन की तरफ जो नदियां कहो, वो बहुत बड़ा स्रोत है, और चीन आज भी आंखें गड़ाए बैठा है, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये सामरिक महत्व इतना है, और आखिर के अंदर 2020 के अंदर हम सबको याद हो, जून का महीना था, गलवान के अंदर पाकिस्तान अमेरिका द्वारा उसके अंदर चीन द्वारा वहां पर एक झड़प हुई थी जिसमें भारत ने उसको उचित जवाब दिया था। तो आप देखते हैं कि अभी जो चीन की गलवान में जो झड़प हुई थी भारत के साथ में, उसका अभी के जो घटनाक्रम है उससे कोई संदर्भ है, कोई नाता है? बिल्कुल 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 निकल सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब चीन के साथ झड़प हुई तो उस समय क्या होता है, देखिए जैसे मैंने बताया कि दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान है, LAC LOC है, और एक साक्ष नाम का इलाका है जो पाकिस्तान ने उनको गिफ्ट कर दिया था। जब गलवान होता है तो मैं आपको देशवासियों को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। उस समय तक वहां पर जो दौलत बेग ओल्डी एक एयरफील्ड है उसको भी एक्टिवेट नहीं किया गया था, वहां तक जाने की सड़कें बिल्कुल सीमित थी, वहां फौज भी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए चीन ने उसका फायदा उठाया। और उसके बाद भारत सरकार ने, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे देश की सरकार को और हमारे तंत्र को, हमारे BRO को, सेना को, जिन्होंने इतने छोटे समय में वहां सड़कों का जाल बिछा दिया है, वहां हेलीपैड्स बना दिए हैं, दौलत बेग ओल्डी बिल्कुल फंक्शनल हो गया है। तो इस तरह तो जो वो इलाका जब वहां पर झड़प हुई तो अब ऑब्वियसली जब झड़प हुई तो सेना लगानी पड़ी, तो सेना कहां से आती, तो सेना हमने कश्मीर से उठा करके कुछ हमारे सैनिक वहां भेजे गए, जिसके कारण थोड़ा यहाँ उनकी डेंसिटी कम हो गई। बाद में हम सबने देखा कि वहां जो उग्रवाद की घटनाएं बढ़ने लग गई थी। और हो सकता है ये चीन, आपने सही सवाल किया कि चीन जिस प्रकार से अभी घिरा हुआ है अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और वो कोई भारत को भी देखिए वो चाहता है कि साथ में आए, तो पर अंतरराष्ट्रीय पटल पर कोई किसी का देश नहीं होता, मौका पाकर के दोस्त और मौका पाकर के दुश्मन। तो चीन की साजिश हो सकती है कि कुछ ऐसी यहाँ डिस्टर्बेंस करवाए, ऐसा वायलेंस करवाए जिसके अंतर्गत भारत को अपनी एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस वहां लगाने पड़े, और उसका नुकसान कहीं और हो सकता है। आपकी बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। एक आपने कहा था कि यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी और सरकार ने निर्णय भी लिया और बना भी दिया लद्दाख को यूनियन टेरिटरी। देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये स्टेट होल्ड की मांग क्यों होगी, कहां से आ गई अचानक से? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी जो चीज जितनी आसान लगती है वो होती नहीं है। अगर हमने समुद्र में बर्फ को तैरते हुए देखा हो तो ऊपर इतनी होती है, नीचे 3/4 रहती है। तो ये इस तरह की जो अंतरराष्ट्रीय जो, देखिए प्रॉब्लम क्या है, भारत से दिक्कत क्या है लोगों को, लोगों को दिक्कत ये कि भारत आज वो भारत नहीं है जो जानवरों का खाना इंपोर्ट करता था आदमियों को खिलाने के लिए। आज का वो भारत नहीं है। जब दुनिया हमला कर रही है आप पर, तो आप दूसरे देश के आगे हाथ जोड़ रहे हो कि भाई अपना कोई बेड़ा भेज दो, हमें बचा दो। आज भारत खुद अग्नि चलाता है, सैटेलाइट का बादशाह है, साइंस टेक्नोलॉजी का है। तो आज का भारत, दिक्कत लोगों को ये हो रही है, आज का भारत वो नहीं है कि जो सरकारें थी वो बिकी हुई होती थी। सरकारें डीप स्टेट जो अमेरिका है, हर कंट्री का डीप स्टेट होता है, उनके दबाव में आपने देखा सोशल मीडिया पे कितने लेटर्स आ रहे हैं जहां पर पुरानी सरकारों ने देश को एक तरह बेच दिया। देश का संविधान तो मतलब वो नहीं, पर आज का भारत वो है जहां ऐसी सरकार है जो राष्ट्र हित के फैसले लेने में चूकती नहीं है। आपने डीप स्टेट का जिक्र करा, तो विपक्ष तो अभी भी ये भी कह रहा है कि जिस तरीके से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में सरकारें बदली गई हैं, उस तरीके से जैन जी यहाँ भी एक्टिवेट हो जाएगा और भारत में भी ऐसी स्थिति हो
सकती है? देखिए, टर्मिनोलॉजी जेन जी, स्प्रिंग रिवॉल्यूशन, इस तरह के जो ये पाश्चात्य वर्ड है, भारत के वर्ड नहीं है। जेन जी आप क्या समझते हैं? भारत में तो कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। पर देखिए, विपक्ष भारत का दुर्भाग्य है। मैं राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर मैं नागरिक हूं, मुझे अधिकार है मेरे देश की चर्चा करने का। क्योंकि देखिए, अब जो विपक्ष, अब आज के दिन जैसे मैं आपसे कह रहा था, भारत अब बदल चुका है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मान बढ़ चुका है, भारत की ताकत बढ़ चुकी है। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस प्रकार से पाकिस्तान को भी हमने घुटनों पे लेके आए। हो सकता है विपक्ष वाले वो तो सेना से भी वो क्या मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, आप सबूत दीजिए, सबूत मांगते हैं। तो ये जो विपक्ष की राजनीति है, मैं इसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। एक नागरिक मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत विचारक कई मानते हैं कि ये इनकी ओछी राजनीति है। दुख भी उनका होता है कि वो जो सपने ले रहे थे प्रधानमंत्री बनेंगे, आज उनको कोई ऑफिस में घुसने में, वो अलग किस्सा है। पर मैं आपको ये बता दूं, जो लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं देश के लिए, जैन जी, फैन जी, नेपाल, भाई ये भारत है, यहाँ की हमारी संस्कृति है, हमारी ताकत है। आज का देश भारत के अंदर नागरिक समझ चुके हैं। भारत में जो जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। सरकार एक ऐसी है, मोदी जी की सरकार है। देखिए, मोदी जी को व्यक्ति बड़े इसलिए प्रधानमंत्री हैं, हम सवारे, पर उनके नेतृत्व में जो देश ने ऊंचाइयां हासिल की हैं, मैं जरूरी नहीं है मोदी जी की हर बात से सहमत हूं। जैसे कि 2 दिन पहले क्रिकेट का मैच करवाया पाकिस्तान के साथ, मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं सैनिक हूं। पर चलिए, पर मोदी जी द्वारा जिस प्रकार से देश को आगे ले जाया गया, मुझे गर्व है कहते हुए। भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश को ऊंचाइयां। तो जो विपक्ष करता है वो सिर्फ यस, वो डीप स्टेट का, जो पहले भी तो डीप स्टेट एक्टिव था देश में, पर आज डीप स्टेट की चलती नहीं। आप देखिए ना, जो राष्ट्रपति अमेरिका के, वो कहते हैं और भारत उसका खंडन करता है। वो कहता है तुम रूस से तेल नहीं लो, भारत कहता है सॉरी पहले तुम बंद करो। वो कहता है तुम पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता कराए, उसने क्यों झूठ बोल रहे हो। यूएनओ में कल बोला है वो हमारे ऊपर टैरिफ लगाता, भारत कहता ठीक है आप कीजिए। मोदी जी आह्वान करते हैं हम भारत के अंदर निर्माण करेंगे, भारत का सामान इस्तेमाल करेंगे। देखिए, भारत बदल चुका है। और ये जो विपक्ष की जो है, मैं इनको मानता हूं, मैं तो राय दे सकता हूं। देखिए, अगर कोई माने तो ये हथकंडे हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। उनके बहकाव में आकर के जैसे एनटीसीए प्रोटेस्ट करवाए गए, जैसे यहां पर किसानों को भड़काया गया, जैसे धर्म के नाम पे उत्पाद किया गया, और वो उसी तरीके से ये वैसे भी सोनम वांगचुक है, मैं थोड़ा आपके बिना सवाल बता रहा हूं, वो है किनका बेटा? वो बेटा है कांग्रेस के उस व्यक्ति का जो कैबिनेट मंत्री था किनकी सरकार में? उस देशद्रोहियों की सरकार में, जो एंटी भारत थी। फारूक अब्दुल्ला जो कहते थे 370 तुम अगले जन्म भी नहीं हटा सकते, और अमित भाई और मोदी साहब ने उसको ऐसे हटाया जैसे बटर के ऊपर चाकू मारा और ब्रेड पे लगा दिया। तो ये उसकी सरकार, ये मानसिकता तो उनकी वही है ना। सरकार ने इस आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए समय भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये मूवमेंट हिंसक हो गया। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, इसके पीछे मुझे अंतर्राष्ट्रीय साजिश लगती है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश ही नहीं, देश के अंदर जो देश के दुश्मन है, जिसको मैं तीसरा फ्रंट कहता हूँ। पहला फ्रंट हमारा पाकिस्तान और दूसरा चीन और तीसरा भारत के अंदर, आधा नहीं, अभी राजनीतिक व्यक्ति भी हो गए हैं, ओवरग्राउंड भी हो गए हैं, भारत विरोधी गैंग भी। तीसरा जो फ्रंट है, ये तीसरा फ्रंट बहुत देश के लिए घातक है, मैं आपको बता सकता हूँ। मूवमेंट में ऐसी भी जानकारी है कि कुछ नेपाल से संबंधित लोग भी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने मूवमेंट की बात छेड़ी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, 24 तारीख को जो मूवमेंट चल रहा था, ये सोनम वांगचुक, जैसे मैंने बैकग्राउंड बताया, कांग्रेसी मानसिकता है, राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। पहले ये मांग कर रहे थे कि हमें यूनियन टेरिटरी दो, जब यूनियन टेरिटरी मिल गई तो अब ये स्टेटहुड पे आ गए। और इसके साथ साथ देखिए, कभी कभी इनके स्टेटमेंट पाए गए हैं जहां पर ये चीन को वेलकम करते हैं, पाकिस्तान में विजिट करते हैं, बांग्लादेश में जाकर के अब फोटोएं हैं जो आलिंगन करते हुए दिखाई दे रहा है उस मोहम्मद यूनुस के साथ। तो ये आउट ऑफ ब्लू तो नहीं हो सकता ना, कहीं तो इनके माइंड में चल रहा है। और जब भारत सरकार ने 370 हटा करके यूनियन टेरिटरी किया, और किया ही नहीं, उसके बाद आज सड़कों का जाल बिछ गया है। उसके बाद हिमाचल की तरफ से अपनी अटल टनल बना दी गई है, और इधर से जम्मू की तरफ से वो टनल ऑलमोस्ट अभी अपना क्या कहते हैं, कश्मीर की तरफ से जुड़ने वाली है। तो मैं मानता हूं बहुत
बहुत विकास हुआ है। वहाँ पर टूरिज्म जहाँ बहुत कम होता था ज़्यादा हुआ है। सेना भी वहाँ पर अपने बहुत तरह के ऐसे काम कर रही है। वहाँ यूनिवर्सिटी की ज़मीन भी से बहुत सारे प्रोग्रेस हुए हैं। तो ये जो सोनम वांगचुक का जो ये आंदोलन, और सरकार फिर भी बात तो कर ही रही थी ना। सरकार ने 6 अक्टूबर दिन दिया था, और जब उनको लगा कि अब ये बात होने वाली है, मैं इसलिए मैं इनको साजिश मानता हूं, तो उन्होंने देखा मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होगा, तो चीन और पाकिस्तान भी इसमें मिले हुए हैं। प्लीज यकीन मानिए आपने भी कहा कि नेपाल के कुछ लोग उस आंदोलन में पकड़े गए हैं। तो ये विभिन्न अभी इंक्वायरी चल रही है, पर जो बातें निकल करके आई है बहुत साफ है। चीन कभी नहीं चाहता, क्योंकि चीन पे भी तो दबाव पड़ रहा है ना। जब से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसका जो चीन का सी पैक खत्म हो गया ऑलमोस्ट, चीन पे दबाव है कि भारत कहेगा भैया मेरा पीओके तू खाली कर और तू ये सड़क बंद कर। और चीन पे भी दबाव, भारत ने कह दिया कि हम एक्साइज चीन तुमसे वापस लेंगे। तो बहुत सारे हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो देश के दुश्मन हैं, जो डीप स्टेट है, वो अपना हर संभव प्रयास करेंगे कि भारत को कहीं न कहीं उलझाने का। और इसके जो लाइक जैसे पीओके सरकार कहती है वापस लेंगे, ऑब्वियसली वी विल टेक एक्साइज चीन लेंगे। तो क्या चीन और पाकिस्तान हमें देंगे? कभी नहीं देंगे। तो इनके जो पुराने साथी कौन है? वही पीडीपी जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, वही फारूक अब्दुल्ला जो कहते थे। और देखिए मजे की बात, ये जो एक तरह मौजूदा भारत में हमारे मोदी जी की सरकार ही कहूंगा मैं, क्योंकि बिना सरकार के संभव नहीं होता है। आदमी तो हम भी पहले राष्ट्रभक्त थे। अब जिस तरह पूरा देश का एक नया हमने नैरेटिव रच दिया है, और देखिए पहली बार कोई देरी नहीं की सरकार ने फैसला करते हुए। ऐसा तो नहीं सरकार के पास इनपुट नहीं होंगे, पर सरकार भी मौका देती है सुधर जाओ भाई। और वांगचुक को जो अभी डाला है, 6 तारीख को बात थी तो इनको जरूरत क्या थी? और दूसरी चीज आप देखिए, ये भाषण देते हैं। इन्होंने एक भाषण दिया है जिसमें कहा कि श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया, बांग्लादेश का दिया, नेपाल का। अरे भाई तुम भूल गए ये भारत है। ये भारत के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। जिन युवाओं को भड़काने की बात कर रहे हो, ये कहते नहीं कि इन्होंने एक बात कही कि इनका गुस्सा फूट गया। अरे भाई गुस्सा तो हमारा भी फूटता है जब तुम देश विरोधी बातें करते हो। गुस्सा तो हमारा भी फूटता है जब तुम चीन को वेलकम करने की बातें करते हो। गुस्सा तो हमारा भी करता है जब तुम जाके बांग्लादेश के यूनुस के साथ गले मिलते हो। गुस्सा तो हमारा भी फूटता है जब तुम स्कूल के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म बैग में ला करके तुम सामने खड़ा करते हो। गुस्सा तो हमारा भी फूटता है जब तुम जाके हमारे उस एक स्ट्रेटेजिक पास के ऊपर तुम जाकर के धरना देते हो। वो तो मैं कंपनी कमांडर नहीं था, तुम्हारी ऐसी सुताई करता कि तुम भूल जाते कि वहां फौज के इलाके में कैसे धरना देते हैं। पर तुम्हारा सौभाग्य है अब हम तो रिटायर हो चुके हैं। अरे गुस्सा तो हमारे पे फूटता है जब जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया, जिसको इतना देश ने एक मान सम्मान दिया, उसको तुम गुमराह कर रहे हो वहां के लोगों का। गुस्सा तो हमारा भी फूटता है जब तुम ये बातें करते हो कि भाई कोई माता सीता के लिए भी तुमने कुछ कहा बताया था कि हमको तो ऐसा बना दिया कि रावण से छुटा करके अग्नि परीक्षा। तो ये बातें जो ये कहते हैं ना कि भड़काने की बातें, बच्चे हैं भड़क जाते हैं, पर देश सतर्क है। लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी और मेजर गौरव आर्या ने कहा है, सरकार को सलाह भी दी है कि तत्काल प्रभाव से सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्हें सोशल एक्टिविस्ट ही रहने दिया जाए। अब वो जेल से कभी बाहर आएंगे आज न कल तो वो एक हीरो बन के उभरेंगे, तो इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए और जो भी विशेष पैकेज देना है वो दे के इस मामले को समाप्त किया जाए। क्योंकि जो लद्दाख के लोग हैं, दे आर मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉयल पीपल टू इंडिया। तो वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को तुरंत रफा दफा किया जाए, इसको तूल नहीं दिया जाए। देखिए पहली बात, आप 2 सैन्य अधिकारी का नाम लिया, व्यक्तिगत तौर पे मेरा परिचय जितना है वो है, उनके विचार अपनी जगह हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन वो कई मामलों पर अपनी महत्वपूर्ण राय देते आए हैं। ठीक है, उनके फॉलोवर्स हैं और फॉलोअर्स का मतलब ये थोड़ी कि बात सत्य है उनकी। मैं दूसरी तरह का। आप कैसे देखते हैं पूरा ओवरऑल? मैं ओवरऑल ये देखता हूं, सोनम वांगचुक को जेल में रखना चाहिए। कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली, कोई भी व्यक्ति जो देश की शांति भंग करता है, जो देश की सिक्योरिटी पे खतरा बनता है, जो देश की उन्नति पे खतरा बनता है, जो एनजीओज के माध्यम से बाहर वालों से गलत पैसा लेता है और हमारे बच्चों को गुमराह करता है, उसकी जगह जेल है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी मांग लो। तो मांगने के लिए तो सरकार बातें करती है लोगों से, और कहा कि वो हीरो या जीरो, इट डजंट मैटर। सही जो सही है और जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। अब रही बात, आपने कहा कि उन्होंने कहा है स्टेटहुड दे दो। मैं आपके दर्शकों से बात करना चाहूँगा, स्टेटहुड का मतलब क्या होता है कि एक सरकार बनाई जाए जहाँ पर 20-25 मंत्री होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, कलेक्टर्स होंगे। अरे भाई वो जरूरी है, पर आपको पता है कि उनकी
की पॉपुलेशन 2,75,000 एज पर 2011 सेंसस है, मतलब 3 लाख भी नहीं है। और इलाका कितना है? 59,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो तो भारत के कब्जे में है। और 42,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उनका। तो इतने बड़े इलाके में जहां कोई संसाधन नहीं है सरवाइव करने के लिए। और उससे बड़ी बात मैं देशवासियों से बताना चाहूंगा, जो हमारा देश का टुकड़ा जो इतना दो दुश्मनों से घिरा हुआ है, और जो दुश्मन पिछले 70 साल से उस पे गिद्ध जैसी आंखें लगाए नजर लगाए बैठा है, उसने उसका टुकड़ा कब्जा भी कर रखा है, तो क्या हमें उसके अंदर सेना को कार्रवाई करने की छूट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप स्टेट बना देते हैं कल और आप ये मांगे लेके चलते हैं 6 शेड्यूल एंड ऑल, तो वो सोनम वांगचुक ने क्या कहा कि सेना यहां सड़क ना बनाए, यहां हवाई। अरे भाई, सुरक्षा जरूरी है कि तुम एनवायरमेंट, एंड व्हाट ब्लडी एनवायरमेंट यार? एनवायरमेंट का क्या मतलब है? धरती में उथल पुथल तो सदियों से होती रही, होती रहेगी। चीन जो आधे कब्जे पे बैठा है, दर्शकों को समझना चाहिए, देशवासियों को, जो लद्दाख का किस्सा, जो इलाका 32,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में है, उसमें चीन तो बांध बना रहा है, उसमें चीन तो सड़कें बना रहा है, उसमें चीन ने तो पूरा उसको तहस नहस कर दिया है। एक उसने अपना G219 एक हाईवे है वो बना दिया है। तो फिर भारत की तरफ बनाने में ये सोनम वांगचुक, इसलिए कहता हूं ना, ये आदमी साफ सुथरे नहीं नजर आ रहे हैं। और सरकार के पास तथ्य होंगे, मैं मानता हूं, जितनी पब्लिक डोमेन में अब मैं एनालिसिस कर रहे हैं, इस व्यक्ति को बाहर कभी मत निकालिएगा। निकालते और होगा क्या? जो कानून है देश का वही तो होगा ना, सजा मिलेगी। सरकार अपना काम कर रही है, और दबाव में सरकार को, मैं सरकार से, जैसे उन्होंने कहा कि छोड़ दो, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं छोड़ो, कोर्ट को फैसला करने दो, हमारी जो आईन कहती है वो करो। आपने, सरकार ने अपनी ड्यूटी निभाई, आदमी को पकड़ा, प्रूफ कोर्ट में, तो जो होगा सो मंजूर है। दूसरी बात, स्टेटहुड की जो बात है, मैं इतना नहीं समझता हूं, पर मैं उस इलाके में रहा हूं, और जितनी मेरी सामरिक दृष्टि पे है, मैं ये मानता हूं कि इस तरह के देश की सुरक्षा से जुड़े हुए इलाके को, जिसके मैंने आपको कारण बताए, कभी भी स्टेटहुड इतना जल्दी नहीं देना चाहिए। हाँ, जब अपना एक्साइज चिन्ह पूरा आ जाए, पीओके वापस आ जाए, और वहां हमारे लोग और हमारा तंत्र मजबूत हो जाए, बिल्कुल देना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। पर दबाव में ऐसे व्यक्तियों के, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो बच्चों को, स्कूली बच्चों को, देखिए मानसिकता, इस व्यक्ति ने क्या हमारा गुनाह कर दिया? वो जो बच्चे हैं, लद्दाख बहुत भोला भाला लोग हैं, अरे पूरा देश ही है भाई, पर पूरा देश में ऐसा थोड़ी कि राजस्थान, आपने कहा सुंदर है, सुंदर तो कश्मीर, राजस्थान में तो वो सैन्य संबंध होते हैं, यूपी, केरला, कहीं हमारे देश में हर जगह, और कोई ऐसी कमी नहीं है। कश्मीर में भी जब उग्रवाद का दौर था, तब पूरा कश्मीर थोड़ी गलत किया, पर जिन्होंने किया उनको तो सलाखों के पीछे टेका ना। और ये बहुत अच्छा कदम है। अब सरकार को नरमी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग है, जो राइट है होना चाहिए, और लोग अपने कर्मों से जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा। स्टेटहुड का मैंने आपको बता दिया। एक आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक तरफ यूक्रेन रशिया चल रहा है, एक तरफ ईरान और इजराइल चल रहा है, ईरान इजराइल गाजा है, और तीसरी तरफ ये सीरिया के एक आतंकी को प्रेसिडेंट बना दिया जो यूएन में एड्रेस करता है। और देखिए बहुत पूरे देश में, श्रीलंका में बड़ी मुश्किल से शांति, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री भागे हुए, नेपाल के अंदर अभी आज टेम्परेरी है, पाकिस्तान के अंदर आप देखिए वहां पर जो प्रधानमंत्री थे उनको जेल में डाल दिया, अफगानिस्तान में जाइए वहां एक ऐसी सरकार है जो पूर्व के अंदर हत्याओं के दोषी है। तो पूरा इलाका अनस्टेबल करने का, और अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश के माध्यम से हमारे ईस्ट के अंदर वो एक स्टेट बनाया जाए, क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहिए। चीन चाहता है कि बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में आकर के वो अपना एक सी पैक बना ले, सी पैक की तर्ज पर एक वो गलियारा बना ले जहां वो सब इंडियन ओशन में आ जाए। इन चीजों से घिरे हुए भारत सरकार बड़े कठिन दौर से गुजर रही है। मैं मानता हूं देश को एकजुट रहने की जरूरत है। अपने चुनाव आप जीतो हारो, जिसको जो करना है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आपसी सौहार्द को अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बहाने से डिस्टर्ब करता है तो उसकी जगह जेल है, बाहर नहीं हो सकती है, मैं ऐसा मानता हूं। जिस तरीके से नेपाल में हाल ही में युवाओं की भूमिका देखी गई, तो उसके बाद में आप भारत के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेपाल ही नहीं, ये जो युवाओं को भड़का करके सड़कों पे लाने का काम जो श्रीलंका में भी हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में भी हुआ, उसके बाद नेपाल, नाम युवाओं का है,
35 साल का कोई युवा नहीं होता है, 40 साल का कोई युवा नहीं होता, युवा होता है 20 और 25 के साथ जो अपने करियर को बनाता है। तो आपने सही कहा कि मैं जो ये पूरी गतिविधि और जो नेपाल, जो हमारे लेह लद्दाख के अंदर स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म में थैला पीठ पे डाल करके वहाँ पहुँचा दिया गया, तो मैं एक ही आग्रह करूँगा, देखिए कि जो ये जेनजी वेंजी और कौन से ये स्प्रिंग, ये भारत के लिए उचित नहीं है बच्चों। ये हमारा देश है और इनके बहकाव में आकर के जो देश का नुकसान करना चाहते हैं, पहली बात तो सरकार कड़ाई से उनके साथ पेश आए। बच्चों, आपको भी मेरा आग्रह है, देश के युवाओं को भी आग्रह है, अगर आप में गुस्सा किसी बात का है, आपकी कोई समस्याएं हैं, तो ये मान के चलो कि वो आप जिस सरकार को चुनते हैं वही सॉल्व करेगी। न तो पाकिस्तान करेगा, न चीन करेगा, जो देश के अंदर भड़काने वाले हैं वो भी नहीं करेंगे। आप देश का भविष्य हैं, मैं ऐसा मानता हूं। देश आपका है, जो पुरानी पीढ़ियां हैं वो अपनी भूमिका निभा चुके, इसलिए कभी भी देश विरोधी बातों में नहीं आना है। आपको ध्यान देना है तो अपना करियर, अपना राष्ट्र, अपना जीवन, जो आपसे बड़ी पीढ़ी है उसको देश चलाने दे, ऐसा मानता हूं। और आपकी आड़ में जो गुंडे, मवाली, मिलिटेंट, इस तरह के लोग आपकी साथ पीछे आकर के आपके नाम को बदनाम कर रहे हैं, मैं मानता हूं भारत का युवा भारत के युवा को बदनाम नहीं होने देगा। इसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। और जो देश के दुश्मन, देश के खिलाफ किसी भी एजेंडा के तहत कोई बात करता है, तो मैं मानता हूं आप हमसे ज्यादा विद्वान हैं, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, आप उससे समझ सकते हैं। नेगेटिविटी से दूर रहें। भारत माता की जय। भारत माता की जय।